2 जून 2024 को एक डिलीवरी बॉय को बेंगलुरु के कामाक्षीपाले इलाके में नाले के अंदर एक लाश मिलती है जिसे कुत्ते बुरी तरीके से घसीट रहे होते हैं। ना किसी देरी के पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है और पुलिस तुरंत वहां आके लाश को अपने कंट्रोल में लेती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और ये तलाश करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लाश है किसकी, क्योंकि उस लाश का चेहरा काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और वो पहचानने में बिल्कुल नहीं आ रहा था। इस सबसे पहले आसपास के इलाके में ये देखने की कोशिश करती है क्या 2-3 दिनों के अंतराल में कोई व्यक्ति वहाँ से गायब हुआ है या नहीं। इसीलिए वो आसपास के इलाके के पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेती है। तभी उन्हें पता चलता है कि बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चित्रदुर्गा से एक व्यक्ति गायब हुआ है जिसकी उम्र 30 से 33 साल के बीच है, जिसका नाम है रेणुका स्वामी। पुलिस बिना किसी देरी के रेणुका स्वामी के परिवार वालों से संपर्क करती है और उन्हें कामाक्षी पाल्या बुलाती है ताकि वो लाश को आइडेंटिफाई कर सके। रेणुका स्वामी की मां और उसकी पत्नी लाश को आइडेंटिफाई कर देती है उसके कपड़े के द्वारा और बता देती है कि ये लाश रेणुका स्वामी की ही है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर रेणुका स्वामी को किसने मारा होगा, रेणुका स्वामी की मौत कैसे हुई होगी। तो इसका जवाब तो जल्दी मिलने वाला था क्योंकि जल्द ही रेणुका स्वामी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आने वाली थी। एंड ट्रस्ट में गाइस, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आने वाली थी उसे पढ़ने के बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि रेणुका स्वामी की मौत उसे पीट पीट के मारा गया है जिस वजह से हुई थी। और यही नहीं, उसका जबड़ा भी टूटा हुआ था और उसकी जुबान भी काटी हुई थी, उसकी हड्डियाँ जगह जगह से टूटी हुई थी और उसके शरीर पे 15 ऐसी इंजरीज थी जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी। पुलिस बाकी केसेस की तरह भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है कि आखिर रेणुका स्वामी को किसने और क्यों मारा होगा। तभी ऑटोप्सी रिपोर्ट के अगले ही दिन यानी कि 10 जून को 3 लोग थाने के अंदर आते हैं और वो ये सरेंडर करते हैं और इस बात को भी कन्फेस करते हैं कि उन्होंने तीनों ने मिलकर रेणुका स्वामी को जान से मारा था क्योंकि रेणुका स्वामी से उनके कुछ पैसों की लेन देन थी। रेणुका स्वामी उनके पैसे नहीं लौटा रहा था, इस वजह से उन तीनों ने ही रेणुका स्वामी को पीट पीट के बेरहमी से मार डाला। रेणुका स्वामी के मर्डरर के नाम थे केशव मूर्ति, कार्तिक, रघुवेंद्रा। अब पुलिस के सामने ये सवाल आ खड़ा हुआ कि अपोलो फार्मेसी की शॉप पे केमिस्ट का काम करने वाले रेणुका स्वामी ने आखिर इन तीनों से पैसे क्यों लिए और उसके बाद उन पैसों का क्या किया। पुलिस के अनुसार तो ये केस मानो सॉल्व हो गया, लेकिन तभी इस केस के ऊपर वहाँ के एसपी की नज़र पड़ती है और उन्हें इस केस में कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है क्योंकि ऐसा तो पहली बार हुआ था कि क्रिमिनल खुद आगे से चल के आता है और वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 क्रिमिनल, और आके कहते हैं कि हमें ने उस इंसान को मारा है। लेकिन वहाँ के एसपी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खटक जाती है और वो इस केस की गहराई से जांच करते हैं। सबसे पहले वो तीनों मुजरिमों को अलग अलग बिठा के उनसे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि उन्होंने रेणुका स्वामी को कब मारा, क्यों मारा और कहाँ पे मारा। टू बी सरप्राइज कि तीनों ही अलग अलग जवाब देते हैं। इसके बाद तो वहाँ के एसपी को इस बात पे शक हो जाता है कि तीनों ही झूठ बोल रहे, इस मर्डर के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। एसपी तुरंत एक टीम को उनकी कॉल डिटेल और उनकी फ़ोन लोकेशन निकलवाने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही वो उनकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक नंबर ऐसा है जिससे 2 दिन से लगातार बात हो रही है, और जब वो इस नंबर की डिटेल निकलवाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं क्योंकि ये नंबर था कन्नड़ा के सुपरस्टार दर्शन का। अब पुलिस को ये समझ नहीं आता कि कन्नड़ा के इतने बड़े सुपरस्टार का नंबर आखिर इन क्रिमिनल्स के पास आया कहाँ से और कैसे आया, और उस नंबर से इतनी बातें क्यों हुई। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस दर्शन की कॉल डिटेल निकलवाती है तो इन्हें पता चलता है कि बीते 48 घंटों में दर्शन की लोकेशन उसी जगह की है जहाँ पे इन तीनों कातिलों की है। लेकिन आखिर दर्शन वहाँ क्या कर रहा था जहाँ पे ये तीनों कातिल थे, तो इस सवाल का जवाब हमें जल्दी मिलेगा। और दर्शन का रेणुका स्वामी के मर्डर से क्या कनेक्शन है, इसका भी जवाब हमें जल्दी ही मिलेगा। तो गाइस, मैं हूँ परी और आज हम जानने वाले हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर कैसे हुआ। तो बिना किसी देरी के केस नंबर 1 रेणुका स्वामी मर्डर केस कनेक्शन विद दर्शन, इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें दर्शन के बारे में जानना होगा। दर्शन कन्नड़ा के एक काफ़ी प्रसिद्ध सुपरस्टार है जिनके फ़ैन
इतने ज़्यादा है कि वो उन्हें भगवान के तौर पे मानते हैं और दर्शन को कन्नड़ा का चैलेंजिंग सुपरस्टार कहा जाता है। दर्शन ने 2003 में विजय लक्ष्मी से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा भी है। लेकिन 2011 में विजय लक्ष्मी जी ने दर्शन के ऊपर ये केस लगाया कि दर्शन उन्हें मारते पीटते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का केस उनके ऊपर चला जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद ये केस हट जाता है। लेकिन उसके बाद 2016 में विजय लक्ष्मी जी फिर दर्शन के ऊपर एक और केस लगाती है, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का केस उनके ऊपर लगाती है, जिसमें दर्शन 15 दिनों की जुडिशियल कस्टडी के लिए भी जेल चला जाता है। विजय लक्ष्मी जी और दर्शन के बिगड़ते रिश्तों की वजह एक औरत थी जिसका नाम था पवित्र गौड़ा, जो कि कन्नड़ा की एक पुरानी एक्टर और फैशन डिज़ाइनर थी। दरअसल दर्शन की मुलाकात उस दौर में हुई पवित्र गौड़ा से, जब पवित्र गौड़ा अपनी न्यू जर्नी की स्टार्ट करने के लिए कन्नड़ा में आई थी और उनकी मुलाकात दर्शन से हुई थी। उस दौर में दर्शन को भी अपनी मूवी के लिए एक नया चेहरा चाहिए था। कुछ कारणवश दर्शन उन्हें साइन नहीं कर पाए, लेकिन यहीं से पवित्र गौड़ा और दर्शन की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। दर्शन और पवित्र गौड़ा काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं। अब ये पवित्र गौड़ा के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पवित्र गौड़ा है कौन, तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। पवित्र गौड़ा कन्नड़ा में आती है सुपरस्टार बनने के लिए, लेकिन उन्हें कोई अच्छी मूवी नहीं मिलती। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई अच्छी मूवी नहीं मिलती। इसके बाद वो एक शख्स से शादी कर लेती है, जिनसे उन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है खुशी। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों का कुछ समय के बाद डाइवोर्स हो जाता है और उसके बाद कैसे वो दर्शन से मिलती है और दर्शन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। सालों साल से सब कुछ चुपचाप से चला रहा रहता है, लेकिन पवित्र गौड़ा एक गलती कर बैठती है। वो साल 2023 नवंबर के महीने में एक वीडियो अपलोड करती है, जिसके अंदर वो अपनी बेटी खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और उसके अंदर दर्शन उसकी बेटी को केक खिला रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हंस खुल के नाच रहे होते हैं। इनसे दर्शन और पवित्र गौड़ा के जो 2015 से चले आ रहे रिश्ते के बारे में जो हवा उड़ रही थी, उसे और ज़्यादा सुर्खियाँ मिल जाती है। खैर, पवित्र गौड़ा यही नहीं रुकती और वो एक और गलती और कर देती है। वो 2024 के अंदर एक रील अपलोड करती हैं, जिसके अंदर वो कैप्शन में लिखती है उनके और दर्शन के रिश्ते को 10 साल हो गए। इस वजह से फ़ैन के मन में ये चीज़ें आने लग जाती है कि शादीशुदा होते हुए भी दर्शन ने पवित्रा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा और 10 सालों से वो अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी जी को धोखा दे रहे हैं। इन सब से विजय लक्ष्मी जी इतना ज़्यादा भड़क जाती है कि वो भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करती है और पवित्रा के कैरेक्टर पे सवाल करने लग जाती है और अपनी एक फैमिली फ़ोटो अपलोड करती है और उसके अंदर ये कैप्शन डालती है। उसके बाद जैसे कि पवित्र गौड़ा और विजय लक्ष्मी जी में सोशल मीडिया वॉर हो जाती है। एक तरीके से आप लोग सोच रहे होंगे कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश से इन सब से क्या कनेक्शन है, आखिर दर्शन से, उनकी पत्नी से और उनकी गर्लफ्रेंड से आखिर रेणुका स्वामी का क्या संबंध है। तो ट्रस्ट में गाइस, यहीं से शुरुआत होती है रेणुका स्वामी के मर्डर की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि साउथ के अंदर एक सुपरस्टार को भगवान की तरह पूजा जाता है। अब जैसे ही ये पता चला लोगों को कि दर्शन का अफेयर पवित्रा से 10 साल से है और वो अपनी पत्नी के ऊपर चीट कर रहे हैं पवित्रा की वजह से, तो दर्शन के फ़ैन दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। कुछ तो दर्शन का सपोर्ट करते हैं और कुछ पवित्र गौड़ा को काफ़ी गलत बोलते हैं। उनके अंदर में से एक था रेणुका स्वामी, जो अपनी फर्जी आईडी से काफ़ी ज़्यादा पवित्रा गौड़ा को गलत चीज़ें बोलता है। वो उन्हें अभद्र भाषा से कुछ सवाल और जवाब पूछता है और उनके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ भी करता है, जो कि मैं आपको नहीं बता सकती और नहीं दिखा सकती। वो उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल करता है और उन्हें इनबॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा गंदे मैसेजेस करता है। इन सब से परेशान होकर पवित्रा गौड़ा दर्शन के पास जाती है और वो उन्हें कहती है कि देखो तुम्हारे फैंस मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, हमारे रिश्ते के बारे में क्या कह रहे हैं, तुम ऐसे लोगों का कुछ करते क्यों नहीं। पवित्रा गौड़ा के बार बोलने पे और उसके द्वारा प्रवोक किए जाने पर दर्शन एक प्लान बनाता है। वो अपने एक एम्प्लॉय से कहता है कि वो अपनी फेक आईडी बनाए और इस आईडी को रिक्वेस्ट भेजे, ताकि पता चल सके आखिर इस फेक आईडी के पीछे है कौन। उसका एम्प्लॉय ठीक वैसा ही करता है। वो अपनी एक फेक आईडी बनाता है और रेणुका स्वामी को रिक्वेस्ट भेजता है और रेणुका स्वामी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है। उसके बाद रेणुका स्वामी उस फेक आईडी से बात करने लग जाता है और बातों ही बातों में रेणुका स्वामी ये बता देता है कि उसका नाम रेणुका स्वामी है और वो चित्रदुर्ग में रहता है। और जब रेणुका स्वामी उस फर्जी आईडी से बात कर रहा था, तब भी वो पवित्रा गौड़ा के लिए काफ़ी गलत बोल रहा था और वो ये भी बताता है कि वो दर्शन का बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन वो पवित्रा गौड़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करता।
ये सब देखने के बाद पवित्रा गौड़ा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो दर्शन अपने एक फ़ैन क्लब के मेंबर से मिलता है और उनके फ़ैन क्लब का प्रेसिडेंट जो था वो था रघुवेंद्रा। दर्शन रघुवेंद्रा को कहता है कि वो रेणुका स्वामी को किडनैप करके उसके पास लेके आए और इसके लिए दर्शन ने रघुवेंद्रा को 30 लाख रुपए भी दिए थे। 8 जून की सुबह फार्मेसी जाते समय रेणुका स्वामी को रघुवेंद्रा रोकता है और वो उसे ये कहता है कि दर्शन को ये पता चल चुका है कि तुम उसके कितने बड़े फ़ैन हो और वो तुमसे मिलना चाहता है। बस बदले में तुम्हें पवित्रा गौड़ा से माफ़ी मांगनी होगी और फिर तुम दर्शन से मिल सकते हो। रेणुका स्वामी को ये नहीं पता था कि वो लोग उससे कोई माफ़ी नहीं मंगवाने वाले हैं बल्कि उसकी जान लेने वाले। रेणुका स्वामी के लिए तो उसका कोई सपना पूरा हो गया, जैसे कि मानो उसका भगवान उसे स्वयं मिलने आ रहा हो, क्योंकि वो दर्शन को भगवान ही मानता था। रघुवेंद्रा और उसके साथी रेणुका स्वामी को लेके बेंगलुरु के आर नगर में लोकेटेड एक खाली पड़े कंपाउंड में लेके जाते हैं। ले जाके वो रेणुका स्वामी को सबसे पहले शराब पिलाते हैं और फिर उसके बाद उसे बेल्ट और डंडों लात घूंसों से काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। वो उसे बांध के रखते हैं और उसे बार बार पीटते हैं और फिर उसके बाद देर शाम को दर्शन भी वहां पहुंचता है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो दर्शन वहां पवित्रा गौड़ा के साथ पहुंचता है। रेणुका स्वामी दर्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका फिल्मों का हीरो सिर्फ फिल्मों में हीरो था, रियल लाइफ में तो वो एक विलन था। वो वहाँ जाके रेणुका स्वामी को बचाता नहीं है बल्कि उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। वो उसे बेल्टों से मारता है, डंडों से पीटता है और वो उसे इतना ज़्यादा पीटता है कि रेणुका स्वामी एक वक्त के बाद बेहोश हो जाता है और वो यहीं नहीं रुकता है। रेणुका स्वामी बेहोश हो जाता है तो दर्शन अपने गुंडों से कहता है कि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके वापस से होश में लेके आए और जब रेणुका स्वामी वापस से होश में आता तो दर्शन उसे वापस से मारता। कुछ रिपोर्ट के अनुसार तो पवित्रा गौड़ा ने भी रेणुका स्वामी को चप्पलों से मारा था और बेहोश होने पर उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देके जगाया जाता ताकि वो उसे फिर से मार सके। इन्हीं सब से उनका मन नहीं भरता है और रेणुका स्वामी की पूरे दिन चले आ रहे टॉर्चर के कारण मौत हो जाती है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार तो रेणुका स्वामी की जीभ भी काट ली गई थी और वो शायद दर्शन ने काटी थी और उसका जबड़ा भी शायद दर्शन ने ही तोड़ा था। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने हैवानियत की ये हद तक पार कर दी थी कि रेणुका स्वामी के शरीर पे 15 ऐसे गहरे घाव पाए गए थे जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी। फिर उन्होंने अगली सुबह 3 बजे रेणुका स्वामी की लाश को कामाक्षी पाले इलाके के में एक नाले में फेंक दिया और फिर आपको पता है कि कैसे पुलिस को उनकी लाश मिली। दर्शन और पवित्रा ने मिलकर एक ऐसे इंसान को मार दिया जिसके भी 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और उसकी पत्नी सहाना प्रेग्नेंट थी। सहाना को ये नहीं पता था कि अब वो रेणुका स्वामी को कभी नहीं देख सकती। मैं ये मानती हूँ कि एक कमेंट के लिए आप किसी की जान लोगे ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आपके पास पुलिस, आप पुलिस के पास जा सकते हो। दर्शन और पवित्रा गौड़ा पुलिस के पास भी तो जा सकते थे। जो भी दर्शन को बुरा लग रहा था रेणुका स्वामी को लेके वो पुलिस को बता सकता था, लेकिन उसने उस इंसान की जान लेना सही समझा जिसकी अभी शादी हुई थी और जिसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी थी। तो मैं इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना ही उस तरीके की चीज़ों को जो कि रेणुका स्वामी ने की। बाकी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना।